Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 11 Revolt of 1857. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with social and religious causes. सामाजिक कारणों को देखेंगे और धार्मिक कारणों को भी देखेंगे। देखो, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि 1857 का जो वॉर हुआ उसमें बहुत सारे रीज़न थे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे रीजंस को। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों को, सोशल और रिलीजियस कॉजेस को। पहला तो सोशल एक्सक्लूसिवनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी रेशियल सुपीरियरिटी की, ब्रिटिशर्स ऐसे सोचते थे हमसे अच्छा कोई नहीं है, जो कुछ पता है वो हमें ही पता है, हमारा साइंस अच्छा, हमारा इंग्लिश अच्छा, हम अच्छे, हमारा कल्चर अच्छा। तो इंडियंस के टूवर्ड्स ये जो रेशियल सुपीरियरिटी वो दिखाते थे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम लोग तो अभी अनसिविलाइज्ड हो। इससे बहुत असंतोष भारतीयों के मन में आ रहा था। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, तो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट आ रहा था हमारे इंडियंस के बीच में। जो ब्रिटिश थे वो फोर्स करते थे इंडियंस को कि भैया आपको सारे इंग्लिशमैन को सल्यूट करना है, ठीक है। हर भारतीय को कंपलसरी हर इंग्लिशमैन को सल्यूट करना पड़ता था। स्ट्रीट में अगर कोई अंग्रेज गली से जा रहा है तो उसको सब सल्यूट करेंगे। जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को किस तरीके से ट्रीट करते थे कि भाई आप तो अनकल्चर्ड हो, बारबेरियन हो। अनकल्चर्ड का मतलब पता है क्या होता है? असभ्य, है ना। असभ्य, कुसंस्कृत बारबेरियन का मतलब होता है। अनकल्चर्ड भी, अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज। तो इस पैराग्राफ में हमने सीखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इंडियंस को इंफीरियर समझते थे। इंडियंस को कहा जाता था तुम सल्यूट करो ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इससे इंडियंस बहुत गुस्सा थे। अब मिशनरी एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। बेटा, चार्टर एक्ट जो आया था 1830 में, उसके अनुसार जो मिशनरीज थी उन्हें अलाउ किया गया, उन्हें परमिशन दे दी गई कि वो कंपनी की टेरिटरी में, भारत में जितनी भी कंपनी की टेरिटरी है वहाँ पर मिशनरी फ्रीली आ सकती है, अपने धर्म को, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर सकती है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। चार्टर एक्ट जो आया था 1813 का, उसके हिसाब से कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरीज को जो इंग्लैंड से आ रही थी, ब्रिटेन से आ रही थी, उन्हें परमिशन दे रखी थी कि भाई तुम हर वो टेरिटरी में आ सकते हो जिसके ऊपर ऑलरेडी हम कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है। अपने धर्म को वहां पर फैलाओ, वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को दो, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो मिशनरीज आती और क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स लोगों को पढ़ाने लग गई। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उसमें क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाने लग गई, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन बताई जाने लग गई। आज भी आप जितने भी कॉन्वेंट स्कूल सुनते हो ना, कॉन्वेंट के नाम से, है ना, वो सारे ग्रेगेरियंस कॉन्वेंट, ये सारे जो स्कूल्स हैं इन्हें एक्चुअल में स्टार्ट मिशनरीज ही करके गई थी। और मिशनरीज वहाँ पे क्रिश्चियन एजुकेशन देती, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन पढ़ाती थी। बाइबल की स्टडी को इंट्रोड्यूस किया गया मिशनरीज इंस्टीट्यूशन में। और इवन क्योंकि उस टाइम सरकार तो किसकी थी? ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटेन की सरकार थी। तो जितने भी सरकारी स्कूल होते थे वहां पर भी बाइबल पढ़ाई जाने लग गई। और मिशनरी स्कूल में तो खैर पढ़ाई जाती है, वहां तो प्रेयर भी कराई जाती है ना, सारी चीज़ें बताई जाती है। तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाइबल इंट्रोड्यूस कर दी गई। इससे सेंस ऑफ एप्रीहेंशन, हेट्रेड क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में कि भैया यार ये लोग तो भारत में आ रहे हैं, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं और खुद की, हमारे धर्म को ख़त्म कर रहे हैं और खुद के कल्चर को बढ़ा रहे हैं। ये जो वर्ड है बेटा एप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है संशय, शंका। हेट्रेड मतलब होता है नफरत। ये भारतीयों के दिमाग में आने लग गई थी। सोशल लेजिस्लेशन की बात करेंगे अब हम लोग। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्ट ऐसे लेके आए जिससे जितने भी सोशल एविल्स थे उन्हें इरेडिकेट किया गया, मतलब खत्म किया गया। एरेडिकेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना। तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे एक्ट ऐसे लाए। खैर इस बात में कोई बुराई नहीं थी, ये तो सारे पॉजिटिव ही काम किए उन्होंने हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। जैसे उन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म किया, है ना। फिर उन्होंने इन्फेंटिसाइड को ख़त्म किया। इन्फेंटिसाइड का मतलब पता है क्या होता है? जो बच्चियां पैदा होती हैं उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। चाइल्ड मैरिज को रोका। चाइल्ड मैरिज क्या होती है?
छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, है ना। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या भी किया बेटा, एनकरेज किया विडो रीमैरिज। पहले विधवाओं, छोटी छोटी बच्चों की एक तो शादी कर देते थे, और शादी के बाद अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो पूरी लाइफ उन्हें बहुत प्रॉब्लम में रहना पड़ता था। तो विडो रीमैरिज को एनकरेज किया ब्रिटिशर्स ने। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने सती को पूरी तरह एबलिश कर दिया विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड लाइटेड इंडियन, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय देखो गवर्नमेंट में नहीं थे, पर एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ये तो बोल दिया था कि यार सती को तो बैन करना ही है, पर वो बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं कर सकते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेल्प की और सती को बैन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट ले आए, ठीक है, ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856, जिसको ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1856 में, पर लेके कौन आए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर देखो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट का आना, वेस्टर्न एजुकेशन लड़कियों तक पहुंचाना, स्कूल्स लड़कियों के लिए ओपन करना, वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल्स, विधवाओं की शादी कराना, ऑल दो दीज मेजर्स फॉर गुड, इनमें कोई बुराई नहीं थी, पर बेटा ये हमारे सोशल टैबू के खिलाफ थे ना। उस टाइम हमारी सोसाइटी इन सारी बातों के लिए अग्री नहीं थी, और शायद ब्रिटिशर्स नहीं होते तो टिल डेट हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे होते या नहीं भी कर रहे होते, डेट इज सेपरेट मैटर। पर क्योंकि हमें लगने लगा भाई ये तो हमारी सोसाइटी में भी अब इंटरफेयर कर रहे हैं, विधवाओं की शादी क्यों करवाएं, बच्चियों को क्यों पढ़वाएं, वो तो करप्ट हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में की तो अच्छी, पर हमें लगी बुरी। ये जो लेगिस्लेशन थे इससे बहुत ज़्यादा शंका पैदा हो गई लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ कि यार ये तो गलत कर रहे हैं बेटा। और ये जो वर्ड है सस्पिशियन, इसका मतलब होता है शंका, शक, और रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, ठीक है। तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था हमारी इंडियन सोसाइटी का, उसको ये सब अपोजिशन की तरह लगा, वो ये सोचने लगे भाई अब तो ये हमारा कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन सब बर्बाद कर देंगे। ये जो लेगिस्लेशन थे, इन्हें ऑर्थोडॉक्स सेक्शन किस तरीके से देख रहा था कि ये इंटरफेरेंस है ब्रिटिशर्स का हमारे सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। भाई तुम लोग आए हो ट्रेड करने, ट्रेड करो जाओ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वहाँ तक भी ठीक था, पर अब तुम हमारी सोसाइटी को चेंज करोगे, हमारे धर्म में इंटरफेयर करोगे, तो इससे लोग बहुत गुस्सा हुए। देन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, जब जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, करने वाले कौन ही थे बेटा, ब्रिटिश ही थे। 1856 में क्या आया, द रिलीजियस इनकॉम्पिटेंसी लॉ। क्या आया, द रिलीजियस इनकॉम्पिटेंसी लॉ, इसे पास किया गया। इस लॉ के हिसाब से वो हर व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तन करता है, किसी भी वजह से करे, हिंदू से अगर क्रिश्चियन बनता है, तो उसको उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई बेदखल नहीं कर सकता। सपोज करो कोई ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स है, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा क्रिश्चियन बने, तो वो बोलते हैं कि अगर तू क्रिश्चियन बना तो भाई हम तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। पर ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था रिलीजियस इनकॉम्पिटेंसी लॉ 1856 में। उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि आप भले क्रिश्चियन बन जाओ, आपको आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। एक और स्ट्रॉन्ग र्यूमर इंडिया में उस टाइम फैल गया था कि जो लॉर्ड कैनिंग है, उन्हें स्पेशली गवर्नर जनरल बना के इंडिया भेजा ही इसलिए गया है कि वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दें, सारे इंडियंस, भारतीय, हिंदुस्तानी को क्या बना दें, क्रिश्चियन बना दें, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ऐसा र्यूमर उड़ा, ऐसा था नहीं एक्चुअल में कि लॉर्ड कैनिंग तो आए भारत इसलिए हैं कि सारे भारतीयों को क्या बना दिया जाए, क्रिश्चियन। इस एटमॉस्फेयर में जैसे ही रेलवे आई, टेलीग्राफ आया, तो ऐसा कहने लगे कि ये सारी की सारी यूरोपियनाइजेशन की कोशिश है, भारत को पूरी तरीके से यूरोप बनाने की कोशिश हो रही है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमारी कंट्री को इस तरीके से बनाया जा रहा है। नाउ मिलिट्री कॉजेज, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ लॉयल्टी इन आर्मी। बेटा अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज को, ठीक है, कि भाई क्या हुआ हमारी मिलिट्री में ऐसा कि ये त्वरित कारण बोले तो इमीडिएट कॉज बना इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का। देखो जो आर्मी थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी को खोती जा रही थी, कम करती जा रही थी, ठीक है। ड्यू टू डिफीट ऑफ ब्रिटिश इन फर्स्ट अफगान वॉर में जब ब्रिटिश हारे, तो जो
मिलिट्री डिसिप्लिन था ब्रिटिश आर्मी में, वो लोएस्ट एब में पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल लोअर पॉइंट पे, लोअर लेवल पे था। क्या मिलिट्री का जो हौसला होता है वो। और बेटा जो आर्मी सर्विस थी बंगाल आर्मी में, उसके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम थी। वो ऐसी थी कि वो हेरिडेटरी थी, मगर मतलब आपके अगर पापा मिलिट्री में है तो बच्चा भी मिलिट्री में जाएगा, भले ही उस बच्चे को जाना हो या नहीं जाना हो। तो मोस्ट ऑफ द बंगाल आर्मी कंसिस्टेड ऑफ रिक्रूट्स टेकन फ्रॉम अवध। और बंगाल आर्मी में बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए आते थे, मतलब जो आर्मी पर्सनल बन के आते थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो थे वो हाई कास्ट ब्राह्मण्स थे, राजपूत फैमिली से थे। अब ये जो हाई कास्ट इंडियन थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भैया उन्हें मिलिट्री डिसिप्लिन में रहना पड़े, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उनके ऊपर रूल करे। ब्राह्मण जिनका एक छत्र राज्य चला पास्ट में, राजपूत जो राजे रजवाड़े हुए जो खुद रूलर हुआ करते थे, अब उनके ऊपर अगर कोई छोटा मोटा ब्रिटिश ऑफिसर रूल चलाएगा तो उन्हें पसंद नहीं आता था, पर क्या करें। ठीक है। अब सबसे बड़ा कारण ध्यान रखना, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। 1856 में आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जो इंडियन सोल्जर्स थे, है ना, उनको एक और परेशानी थी कि उनको समुद्र क्रॉस नहीं करना रहता था, क्योंकि जब भी ओशन क्रॉस करेंगे तो उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें लगता था कि इससे उनका धर्म परिवर्तित हो जाएगा। जो भारतीय सोल्जर्स थे, उनकी ग्रीवियांसेस, उनकी परेशानी थी कि उन्हें बर्मा, अफगानिस्तान भेज दिया जाता है, जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है। अगर वो सी को क्रॉस किया जाएगा तो उनका धर्म तो इस बात को कभी भी अलाउ नहीं करता है, प्रोहिबिट करता है, बोलता है अगर आप सी को क्रॉस कर दोगे तो आपका धर्म चेंज हो जाएगा। ऐसी पहले एक वो थी, अफवाह थी कि भैया ऐसे नहीं करना है, सी को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो वो लोग सी को क्रॉस नहीं करते थे क्योंकि उनको धर्म अलाउ नहीं करता था। अगर ऐसा सी को क्रॉस कर दिया तो होगा क्या, उनकी कास्ट उनसे छीन जाएगी, मतलब अब वो उस कास्ट के नहीं रहेंगे। बड़ी अजीब सी बात थी, पर था तो ऐसे ही कि अगर कोई एक्स व्यक्ति सी को क्रॉस करके इस जगह पे पहुंचेगा तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मानना था इन लोगों का। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की जो गवर्नमेंट थी, उसने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि कोई भी सिपाही हु वॉज एनलिस्टेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी एनलिस्ट हुआ होगा, वो कभी भी सी को क्रॉस करने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो उसकी नौकरी हम छीन लेंगे। ठीक है, वंस यू रिक्रूटेड इन आर्मी, यू हैव टू गो, यू हैव टू क्रॉस द सी। कोई इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, आपका धर्म वर्म कुछ नहीं। जो सिपाही थे कंपनी के, वो यही सोचते रहते थे ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमारे धर्म को डिफेम कर पाए, हमारे धर्म को ख़त्म कर पाए। मतलब ऐसे ऐसे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ये सोचते रहते थे हमेशा कि जो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो सब हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कर रही है। डिसिमिलैरिटी बिटवीन सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ब्रिटिश की सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई थी, इंडियन सोल्जर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी। इंडियन सोल्जर्स को लो सैलरीज दी जाती थी, ठीक है, और इस सैलरी से वो मुश्किल ही अपने घर को चला पाते थे, 2 टाइम की जो नीड्स होती हैं उसे पूरा कर पाते थे। पर वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स वही काम करते थे पर उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये बात भी हमारे सोल्जर्स को अच्छी नहीं लगती थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें सिर्फ 9 रुपी पर मंथ दी जाती थी, जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स को 60 to 70 रुपी पर मंथ। देखो 10 टाइम से भी ज़्यादा, कितनी 100 गुना सैलरी दी जा रही है। यहाँ पर 9 रुपये दिए जा रहे हैं, उनको 70-60 रुपये दिए जा रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता था ये जान के कि यार हमें इतना कम क्यों दे रहे हैं, काम हम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात थी कि इंडियन सोल्जर कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता था, और ब्रिटिश सोल्जर्स को टाइमली प्रमोशन दिए जाते थे। तो इंडियन सिपाही कभी भी सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं उठ पाए। बस फाइनल रैंक जो इंडियन सोल्जर्स की होती थी वो होती थी सूबेदार की। इंडियन सोल्जर्स इम्पेशेंट ऑफ रीगेनिंग देयर ओल्ड प्रिविलेजेस, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे कि भाई हमें हमारे ओल्ड प्रिविलेजेस दिए जाएं। Whenever soldiers went on war, they were paid foreign services allowances। जब भी कोई भी इंडियन सोल्जर बाहर अगर लड़ने जाता था ब्रिटिश की साइड से तो उसे फॉरेन सर्विस अलाउंस या भत्ता मिलता था। ठीक है, पर यह अलाउंस भी ब्रिटिशर्स ने रोक दिया। इससे ज़्यादा असंतोष आया लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गए।
ठीक है, और इसी वजह से ये म्यूटिनी हुई। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि आप कोई भी कास्ट मार्क तो अपने पास रखोगे ही नहीं। इससे और इंडियन सोल्जर्स हर्ट हुए। अब कुछ इंडियन सोल्जर्स कोई ताबीज पहनता था, कोई राम, कोई दुर्गा जी की फोटो अपने गले में लटकाता था ना, छोटे छोटे लॉकेट, तो मना कर दिया आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। बेटा ऊपर हमने जितने भी फैक्टर डिस्कस किए, भले वो पॉलिटिकल कॉजेज हो, सोशल कॉजेज हो, रिलीजियस कॉजेज हो, इन सब ने एक थिएटर तो तैयार कर दिया था, एक ग्राउंड तो तैयार कर ही दिया था। लोगों के मन में असंतोष पैदा कर दिया था, डिसअफेक्शन पैदा कर दिया था ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स। इंडिया के डिफरेंट जो सेक्शन थे, भले वो आर्टिशन हो, क्राफ्ट पर्सन हो, सभी लोग बिल्कुल ही डिसअफेक्ट मतलब ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से देखो, ये जितने भी अबव फैक्टर हमने पढ़े हैं उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दिया फॉर डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल। कोई भी अब अंग्रेजों को पसंद नहीं कर रहा है, भले ही वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, भले ही वो पीजेंट हो, भले वो आर्टिशन हो, भले वो क्राफ्ट पर्सन हो, भले वो किंग हो, भले वो क्वीन हो, कोई भी नहीं। बस अब मतलब बारूद तो तैयार था, एक्सप्लोजन की ही देर थी कि कुछ चिंगारी मिले, एक स्पार्क, एक चिंगारी मिल जाए और कॉन्फ्लेग्रेशन हो जाए। ये जो वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन, इसका मतलब होता है भीषण आग। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो आग होती है ना, वैसे कि मतलब अब ये बोल रहे हैं कि पूरा एक थिएटर तो तैयार है, एक ग्राउंड तैयार हो गया, लोग डिससेटिस्फाई हैं, डिसकंटेंटमेंट है, डिसअफेक्शन फील कर रहे हैं वो ब्रिटिशर से। बस बस अब इतनी बारूद हमारे अंदर तैयार है, बस एक चिंगारी की देर है। तो चिंगारी वाला एपिसोड अब हम पढ़ेंगे। द ग्रीस कार्टेजेस प्रोवाइड दिस स्पार्क, और ये ग्रीस कार्टेजेस ने उस स्पार्क, उस चिंगारी को दे दिया, मतलब आग लगा दी। 1856 में एक रेगुलेशन आए कि जो सिपाही होंगे वो जो कार्टेज होगा उसको बाइट करेंगे। मतलब कुछ बॉम्ब आपने टीवी वगैरह में भी देखे होंगे ना, कि जब हम उसको फोड़ते हैं उसके पहले मुंह से उसके पिन खोलते हैं और फिर फेंकते हैं, देखा होगा आपने नॉर्मल बहुत सारे मूवीज में हमने देखा है कि बॉम्ब होगा उसका मुंह से खोलेंगे और फिर फेंकेंगे। तो ये र्यूमर उड़ा कि जो कार्टेजेस हैं जो न्यू एनफील्ड राइफल में लगाई जा रही है उसके ऊपर जो ग्रीसिंग की गई है। ग्रीसिंग क्यों करते हैं बेटा? जो लोहा है, लोहे से कारतूस बना दी, अब इसको अगर टाइमली यूज नहीं किया या इस पे हवा पानी लग गया तो इस पे लग जाएगी क्या, कोरिजन जंग लग जाएगी। तो इसको जंग से बचाने के लिए इस पे हम एक ग्रीसिंग लगा देते हैं जिससे ये सेफ रहे। अब इस ग्रीसिंग स्पिन को ही आपको काटना, और ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्रीसिंग काऊ और पिग फैट से बनी हुई है। तो देखो, काऊ हिंदूज के लिए सेक्रेट है, वो उसको नहीं खाते हैं। पिग्स तो मुस्लिम अपना नाम ही नहीं लेते हैं पिग का मुस्लिम मुंह से, तो खाने की तो बात ही दूसरी। ठीक है, अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कभी ये नहीं सोचा कि यार हम सब बैठते हैं और बैठ के इन एलिगेशंस को गलत साबित करते हैं। ठीक है, सीक्रेट इंक्वायरी जरूर हुई और एक्चुअली में ये पाया गया कि काऊ का और पिग का फैट यूज हो रहा है। बेटा मैंने एक्चुअली बुक से पढ़ा दिया, पर आपकी बुक अकेली है जो इस बात को लिख रही है कि एक्चुअल में ये साबित हुआ, नहीं तो हर जगह हमने यहाँ पर र्यूमर र्यूमर और र्यूमर ही पढ़ा है। पर चलो, एक सीक्रेट इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें पता चला कि काऊ और पिग का फैट एक्चुअल में यूज हो रहा था। इस वजह से सिपाही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और गुस्सा होके उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट में कदम उठाने चालू कर दिए और कहा कि आप ये जानबूझ के हमारे धर्म को पल्यूट करने के लिए, हमें अधर्मी विधर्मी बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हो। भाई गाय का मांस हम क्यों खाए? गाय तो हमारी माता है। मुस्लिम तो सुअर का नाम भी नहीं लेते, सुअर का मांस क्यों खाएंगे? मतलब एक्चुअली में सिर्फ आप हमारे धर्म से खेल रहे हो। बैराकपुर में 29 मार्च 1857 को जो सोल्जर्स थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस कार्टेज को यूज नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति था उसका नाम था मंगल पांडे, जो हीरो बन के सामने और उसने बोला कि भाई लगाओ इस पे सुअर और गाय का मांस या ना लगाओ, हम तो इसको यूज नहीं करेंगे। और उसने फायरिंग कर दी लेफ्टिनेंट बॉक के ऊपर। ठीक है, मंगल पांडे को तुरंत अरेस्ट किया गया और उसे फांसी पे लटका दिया गया 8 अप्रैल को। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया गया, पूरे आर्मी कैंप में हड़कंप मच गया और रिवोल्ट चालू हो गया। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, अवध, बरेली और दूसरी जगहों पर भी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के
ये चालू हो गया क्या, वॉर। अब हम देखेंगे बेटा आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा था, कहाँ कम था। तो बेटा मेजर जो आउटब्रेक मिला जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को कोई अब रोक ही नहीं पाया, वो यही था कि 85 जो सिपाही थे थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी रेजिमेंट के, उनका कोर्ट मार्शल हुआ गया क्योंकि उन्होंने भी ग्रीस कार्टेजेस को यूज मना कर दिया। पहले देखो मंगल पांडे को तो फांसी पर लटका ही दिया, अब हमारे 85 सिपाहियों के ऊपर तुम कोर्ट मार्शल लगा रहे हो, कोर्ट मार्शल चला रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भी इस कार्टेज को यूज करने से मना कर रहे हैं। 10th में 1857 को जो सिपाही थे उन्होंने ओपन रिवेलियन किया, ऑफिसर्स को शूट करने लग गए, रिलीज देयर फेलो सिपाही। जो 85 लोगों को जेल में डाला गया था उनको छुड़ा लिया गया। देखो पहले एक मंगल पांडे मरा, उसके बाद 85 सिपाही ने और बोल दिया थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी रेजिमेंट के कि हम भी यूज नहीं करेंगे। उन्हें जेल, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 10 मई को क्या किया, दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने ओपन रिवेलियन छेड़ दिया, ऑफिसर्स को शूट करने लग गए और जो सिपाही को जेल में डाला गया था उन सबको छुड़ा लिया। और अब ये लोग चले सब कहाँ, दिल्ली की तरफ। 11 मई को जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और वहाँ के पैलेस को हथिया लिया और बहादुर शाह जफर से कहा कि भाई अब तुम हमारे एम्परर हो, जैसे पहले भी मुगल रूल इंडिया में हुआ करता था वापस से मुगल रूल होगा, अब आप हमारे एम्परर बन जाओ और हमारे पूरे इस इवेंट को आप क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट दो, थोड़ा सा प्रॉपर मैनेज करो। ये जो इवेंट था ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना उन सब के लिए जो ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। जो सिपाही थे उन्होंने लखनऊ रेसिडेंसी को भी सीज कर लिया। बेगम हजरत महल जो वाइफ थी नवाब वाजिद अली शाह जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था, उन्होंने भी रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया। सर हेनरी लॉरेंस और कुछ लॉयल सिपाही जो थे लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल डिफेंडिंग द रेसिडेंसी। अब देखो रेसिडेंसी को ब्रिटिशर्स इजीली तो छोड़ने वाले नहीं थे, तो बेचारे हेनरी लॉरेंस कुछ और दूसरे जो लीगल लॉयल सिपाही थे उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो डिफीटेड एंड सराउंडेड इनसाइड द रेसिडेंसी फॉर सेवरल मंथ। देखो रेसिडेंसी को तो हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने जीत ही लिया, मतलब उसके ऊपर कब्जा तो कर ही लिया और अंदर सैनिकों को बंधक बना के रखा है। कौन से सैनिकों को? ब्रिटिश फोर्स को। फिर से ध्यान से सुनना, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्हें हरा दिया गया एंड सराउंडेड इनसाइड, इनसाइड उनको रखा गया घेर के मंथ तक, सेवरल मंथ तक रेसिडेंसी के अंदर ही। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लीड किया। कहाँ पर? कानपुर में। नाना साहेब जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी उनके पापा के, ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं तुम्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम तो अडॉप्टेड सन हो। तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात लगी नाना साहब को कि अडॉप्टेड हूँ तो क्या, बेटा तो हूँ, मुझे आप पेंशन दो, पेंशन देने को मना कर दिया इन लोगों ने। और बाद में तात्या टोपे ने भी नाना साहब को ज्वाइन किया। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के, उन्होंने भी ब्रिटिश ट्रूप्स को हराया। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ लखनऊ जनरल चैमवेल ऑक्यूपाइड कानपुर। अब देखो बेटा उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं थे, वॉकी टॉकीज भी नहीं थे, कोई मतलब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये जो पूरा रिवोल्ट था ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल एम से लड़ रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे ही ब्रिटिश ट्रूप इस बात में सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने पहले तो जो अपनी लखनऊ की रेसिडेंसी थी उसको रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। जनरल चैम्बेल ने फिर कानपुर भी ऑक्यूपाई कर लिया 6 दिसंबर 1857 को। ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन नाना ट्रूप्स, और नाना के जो ट्रूप थे जो अभी तक बढ़त बनाए हुए थे, जीत रहे थे, उनकी जीत को भी क्रश किया, उन्हें भी हरा दिया चैम्बेल ने। कौन है? कॉलिन चैम्बेल। पहले इसने लखनऊ जीता, फिर किसको भी जीत लिया, कानपुर को भी जीत लिया। और ये तो खैर होना ही था क्योंकि हम उस तरीके से बेटा वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। झांसी में तात्या टोपे ने ज्वाइन किया रानी लक्ष्मीबाई को, जो विडो थी राजा गंगाधर राव की। झांसी की रानी मणिकर्णिका मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी कि भाई इनके साथ भी लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करके इनके हिस्से को, इनके किंगडम को हथियाने की बात की थी। तात्या टोपे ने झांसी की रानी को बहुत सपोर्ट किया। जो ब्रिटिश थे अंडर सर हु रोज ऑक्यूपाइड झांसी, और हु रोज ने कड़ा मुकाबला दिया और झांसी को रीऑक्यूपाई कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे प्रोसीडेड टू ग्वालियर, और ये लोग ग्वालियर की तरफ गए, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स ने उनको वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया ग्वालियर के फोर्ट को भी जून 1858 में। और जो रानी ऑफ झांसी थी वो मर गई हीरोइक
डेथ उनको मिली लड़ते लड़ते, वो मरी 18 जून 1858 को। और उनके पीछे जो व्यक्ति था, अंग्रेज जो था, वो हुरोजी था। तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया, उसे भी फांसी दे दी गई 1 साल बाद। नाना साहेब पहुंच गए थे नेपाल, जहां पर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। रोहिलखंड में द रिवोल्ट बिगेन एट बरेली इन मे 1857। यहाँ पर रिवोल्ट बरेली से स्टार्ट हुआ था। बरेली में खान बहादुर थे जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। खान बहादुर की एज अच्छी खासी थी बेटा, और खान बहादुर तो मैं समझा क्या पाऊंगी, अगर कोई वीडियो आपको देखने को मिले, एनिमेटेड वीडियो देखने को मिले, तो आप देखो कि वो कितनी बहादुरी से लड़े थे। बिहार में कुंवर सिंह लड़ रहे थे, ठीक है। कुंवर सिंह भी बहुत बहादुरी से लड़े और एज इनकी भी अच्छी खासी थी, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ये मैच तो कॉलम में आ सकता, तो ध्यान रखना। ऑल ऑफ देम अटैक ब्रिटिश पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। इन्होंने अपने अपने रीजन में ब्रिटिश अथॉरिटीज के ऊपर अटैक किया। इसके अलावा बहुत सारे माइनर रिवोल्ट भी हुए, झेलम में, जलंधर में, लुधियाना में, रोहपर में, फिरोजपुर और आगरा में। बेटा 1858 की शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स को बढ़त मिलने लगी। ब्रिटिशर्स ने बहुत मैक्सिमम प्लेसेस पे रिवोल्ट को पूरी तरह सप्रेस कर दिया। कुछ इंडियन रूलर्स जो अ, थे वो ब्रिटिशर्स के साथ रहे। उन्होंने कभी इंडियंस को या भारत की आज़ादी को प्रायोरिटी नहीं दी, ब्रिटिश के लॉयल बने रहे। जो रूलर थे ग्वालियर के, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, नेपाल थे, इन्होंने ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया 1857 की लड़ाई में। तो जो फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था ऑन द पार्ट ऑफ इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश पावर कुड नॉट सक्सीड। तो मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो हम हार गए, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हम जीते नहीं तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते। पर ठीक है, इसका फिर भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। बेटा फैक्ट कॉर्नर से मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूँगी, ठीक है।